हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनआईएएस क्लास 10 हिंदी 201 का एक पेपर, जिसके माध्यम से मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके पेपर में रिपीट होते हैं या फिर जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको आज करवाने वाली हूँ। तो आपको पता है हमारे चैनल पर चल रही है मैराथन की सीरीज, जिसमें कि हम आपकी थ्योरी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं और इस सीरीज में आपको सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो कि आपके थ्योरी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें कि हमने आपके सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई है और आगे भी करवाएंगे, तो वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हमारी बन चुकी है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली हिंदी 201 का पेपर दिखाने वाली हूँ और पेपर के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में ये बार बार रिपीट होते हैं। अब मैं आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका ऐसा बताने वाली हूँ, द बेस्ट वे टू सॉल्व योर पेपर। ठीक है, और उससे आपको और भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 8 पेजेस का क्वेश्चन पेपर होगा। कोड नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उसके बाद ये सेट है और यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर लिखना होता है। क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो चीटिंग भी मान ली जाती है कई बार, तो इसलिए। ठीक है, डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन लिखेंगे, 2 आपके जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनके साइन आएंगे। उसके बाद कुछ सामान्य अनुदेश हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर पे अपना अनुक्रमांक पहले ही लिख लेना है, रोल नंबर वगैरह। ठीक है, और 4 विकल्प आपको ए बी सी डी, उनमें से कोई एक उत्तर आपको चुनना पड़ेगा कुछ प्रश्नों में। ठीक है, पहले के जो प्रश्न होंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके जो कि आपके होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वो तो हम पेपर में देख ही लेंगे, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो या तो आपका मेन पेपर 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है और 100 नंबर का ये पूरा पेपर रहता है। तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, सारे प्रश्न सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी अनिवार्य हैं, सभी के सामने उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। 5 नंबर का इन द सेंस कि इसमें आपको 5 क्वेश्चंस 5 पार्ट मिलेंगे, उनमें से आपको जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है, एक को आपको ठीक जो विकल्प आपको लग रहा है उस पे आपको टिक लगाना है। क ऑप्शन है आपका सबसे पहला क्वेश्चन का। तो ये कह रहा है कि रहीम का दोहा जो है, खैर खूनी खांसी खुशी, में कौन सा अलंकार है। पहला ही क्वेश्चन आपका अलंकार का आ गया। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जहां पर भी आपको फर्स्ट वर्ड, ठीक है, फर्स्ट वर्ड और फिर उसके बाद सेकंड शब्द का फर्स्ट वर्ड, थर्ड शब्द का फर्स्ट वर्ड सेम लगे, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको ख, खैर, ठीक है, उसके बाद सेकंड वर्ड में भी ख आ रहा है, थर्ड वर्ड की शुरुआत भी ख से हो रही है और फोर्थ की शुरुआत भी ख से हो रही है। तो जिस शब्द में, जिस भी लाइन में जो शब्द होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो सेम है, फर्स्ट वर्ड सेम है, उसमें आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अब हम इन अलंकारों को भी देख लेते हैं जस्ट इन केस अगर आपका आ गया तो। ठीक है, सबसे पहले है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का क्या होता है, इसमें कोई भी मिलती जुलती चीज बताते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी मिलती जुलती चीज बताते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे कि जहां धुआं है या जहां धुआं होता है वहीं आग होती है। ठीक है, वहीं आग होती है, जहां धुआं होता है वहीं आग होती है। तो इसमें क्या है, धुआं का कनेक्शन किससे है, आग से है। ठीक है, इस लाइन में, तो इसीलिए इसमें कुछ मिलती जुलती चीज होती है दृष्टांत अलंकार में। उसके बाद आता है आपका रूपक अलंकार, जिसमें कि हमारे पास कई बार जो है
आप कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक ऐसी चीज का व्याख्यान कर दिया जाता है जो कि रूप रूप का, जिस नाम से पता चल रहा है, रूप का व्याख्यान इसमें कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में क्या है, जैसे मान लीजिए किसी चीज की दूसरी चीज से समानता, किसी की दूसरी चीज से समानता करना, मतलब फॉर एग्जाम्पल हरिपद, हरिपद कोमल, ठीक है, हरिपद कोमल। तो इसमें हमारे किस चीज से की गई है, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि कौन है, भगवान विष्णु। विष्णु के जो पद है, पद यानी कि पैर, पैर कैसे कोमल है, कमल जैसे, ठीक है, कितने कोमल है, कमल जैसे। तो इसमें हमें समानता क्या बताई गई है कि कमल, कमल की जो समानता है, मतलब कमल जितना जो कोमल है वो क्या है, पद, हरि के पद, ठीक है। तो इसमें हमें समानता बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं, कौन से विकल्प से मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट करने का भाव प्रकट होता है, मतलब कि इसमें हमारे पास ऐसे कौन से विकल्प हैं जो हमें बोलता है, जिसका मीनिंग ये है मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट करना। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, जैसे निर्मल आरसी भरी भली बुरी कही देत, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जैसे मतलब आरसी निर्मल होती है, भरी बुरी कह देती है, तो इसका मतलब तो हृदय, यहाँ पे तो हृदय की कहीं बात ही नहीं हो रही है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये कबीर के दोहे से लिया गया है कि निंदक जो होते हैं हमारे, वो हमेशा हमारे नियर यानी कि पास रखने चाहिए। तो वो क्या करते हैं, हमारी जितनी भी मिस्टेक्स होती है वो हमें बताते हैं। इसमें भी हमारे हृदय के भाव की बात नहीं हो रही है। दो हाथ उलीचिए सही यही सियानों काम, यानी कि दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, ठीक है, यही एक सियाना काम होता है। उलीचना यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी नाव में पानी भर जाता है, ये भी कबीर के दोहे से लिया गया है, नाव में अगर पानी भर जाता है तो हमें क्या करना होता है, दोनों हाथों से वो पानी नाव से बाहर फेंकना होता है। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा धन आ जाए तो उसको अपने दोनों हाथों से दान कर देना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा धन अपने पास नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो यही सियाना काम होता है। तो इसमें भी आपका हृदय की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए, नैना देत बताए सब हेय को हेत अहेत। नैना जो होते हैं ना, मतलब हमारी जो आंखें होती हैं, वो सब बता देती है। क्या बता देती है, हेय यानी कि हृदय, दिल, दिल में जो भी हेत या अहेत है, कुछ अगर हमारा हित में है या कुछ अहित में है, तो वो हमारी नैना जो है, हमारी आंखें जो है वो बता देती हैं। तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हेय का मतलब हृदय है, हृदय के भावों की बात हो रही है, तो भाव प्रकट कौन सी लाइन कर रही है, ये वाली लाइन कर रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आह्वान कविता के अनुसार क्या बात बोली गई है आह्वान कविता में। तो आह्वान कविता में बोला गया है कि आप अगर उठकर अपना काम नहीं करेंगे, अगर आप उठकर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है अपने जीवन में, ठीक है। उसमें जो आह्वान कविता है उसमें लेखक ने, कवि ने ये कहने की कोशिश करी है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको जो है बैठे बैठे तो सब कुछ नहीं मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सांचे के बिना लोग संघर्षशील नहीं हो सकते। सॉरी, ये नहीं है इसका आंसर, ये है सांचे के बिना सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। जब तक हम सांचा यानी कि कोई भी चीज, मतलब जैसे हम कोई भी चीज करना चाहते हैं तो उसके एक प्लान बना के चलते हैं, तो वैसे ही अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें अपने सांचे में ढलना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आजादी कविता के अनुसार आजादी का अर्थ है। आजादी क्या है, इस कविता में क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो दर्जी के पास जाता है और उससे पूछता है कि बताओ आजादी क्या है। आजादी क्या ये है कि हम कहीं भी घूमते रहें या फिर कुछ भी करते रहें। तो उसमें वो कहता है, दर्जी क्या जवाब देता है कि आजादी ये नहीं है कि तुम कहीं भी घूमो कुछ भी करो। आजादी का मतलब ये है कि अगर कोई भूखा है तो उसको रोटी मिल रही है, ठीक है। उसको रोटी कैसे मिल रही है, मेहनत करने से। तो उसमें वो बताता है कि हमेशा हमें कर्तव्य करना चाहिए।
कर्तव्य अगर हम नहीं करेंगे, मेहनत अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कभी भी आजादी नहीं मिल सकती है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, उन्मुक्तता या उच्छृंखलता से, नहीं इसका ये नहीं है। मर्जीपन या सैर सपाटे से, इसका ये भी आंसर नहीं है। घूमने फिरने या सोने से, नहीं। कर्तव्य के महत्व को समझने से ही हमें आजादी मिलेगी, तो इसका आंसर है डी। उसके बाद है नेक्स्ट, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता क्या संदेश देती है? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता जो है वो हमें बताती है कि हमेशा मनुष्य को जो है पृथ्वी के दुख को समझना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन देखो, पर्यावरण के प्रदूषण से प्राणियों की रक्षा संभव है। क्या अगर हम पर्यावरण में प्रदूषण फैलाएंगे तो प्राणी जो मनुष्य है वो उसकी रक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती, इसका आंसर ये नहीं है। प्रकृति की रक्षा से ही प्राणियों की रक्षा संभव है, इसका आंसर ये है। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्राणियों की रक्षा हो सकती है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लो जो गलत है, प्रकृति विरोधी व्यवहार से प्राणियों की रक्षा संभव है। अगर हम प्रकृति का विरोध करेंगे तो क्या हमारी रक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती। प्रकृति विरोधी व्यवहार से मानव कल्याण संभव है? बिल्कुल भी नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। 15 से 20 शब्दों में हमें लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका 6 नंबर में है ये। अब इसमें हमें सभी क्वेश्चंस के आंसर करनी है, एक एक मार्क्स के हैं ये, ज्यादा नहीं है। का क्वेश्चन है आपका, बीती विभावरी जागरी, ये कविता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ आपको कविताएं मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सब्जेक्ट में। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किस रूप में किया है? तो ये जो कविता है इसमें आपका बताना है आपको कि इसमें बीती विभावरी जागरी में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कैसे किया। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? मानवीकरण एक अलंकार भी है। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को मानव के रूप में दर्शाना, मानव के रूप में दर्शाना वही मानवीकरण है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कवि ने क्या किया है, कवि ने प्रकृति को ही मानव के रूप में दिखा दिया है। प्रकृति को किस रूप में दिखा दिया? मैं सिर्फ आपको है ना मतलब एक ओवरव्यू दे रही हूँ क्वेश्चन के आंसर का, आपको लिखना उसी लैंग्वेज में जैसे मैं आपको बता रही हूँ। कवि ने प्रकृति को मानव रूप में दिखाया है, जैसे कि उसने क्या कहा है, भोर के समय उषा के उदय और तारों के छिपने का वर्णन किया है, और तारों के छिपने का वर्णन किया है। अब इसमें देखना कि इसने कहां कहां पे क्या क्या चीजें बताई है। क्या किया उसने? भोर के समय उषा के उदय और तारों का छिपने का उसने वर्णन किया है। ठीक है, अब ये देखो इसमें जो इसमें उसने उषा बताई है ना, कवि ने जो उषा बताई है, उषा को उसने किससे उसने वो किया है? स्त्री से उसने उषा का आप कह सकते हैं समानता बताई है। अब इसमें अलंकार कौन सा होगा ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, मतलब उषा जो है उसका आप कह सकते हैं उसको, उषा को स्त्री की तरह बताया है। ठीक है, अब इसमें उसने क्या किया है, आकाश जो है ना, मतलब हमारा जो आसमान है, आसमान को क्या बताया है? पनघट बताया है। ठीक है, मतलब पनघट जो है वो आसमान है, आसमान एक पनघट की तरह है, और जो तारे हैं वो एक घड़े की तरह है। ठीक है, तारे एक घड़े की तरह है। इसका मतलब क्या है देखिए, उषा यानी स्त्री जो है वो पनघट पर घड़े लेकर जा रही है और घड़ों को पनघट पर उसके अंदर डुबो रही है। ऐसा इसलिए कहा गया है, उषा का मतलब होता है रात। रात क्या कर रही है? रात अपने साथ तारों को आकाश में डुबो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है, रात अपने साथ तारों को आकाश में डुबो रही है और एक नया सवेरा जो है वो हो रहा है, नया सवेरा हो रहा है। इसका मानवीकरण इस तरीके से जो है इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, उनको प्रणाम कविता से ली गई पंक्ति, यह दुनिया जिनको भूल गई में जिनको से कवि का क्या आशय है? मतलब उनको प्रणाम जो कविता है उसमें एक पंक्ति आती है, एक लाइन आती है, यह दुनिया जिनको भूल गई।
यह दुनिया जिनको गई भूल। तो जिनको का क्या मतलब है, कवि किन के बारे में कहना चाह रहा है? तो इसका आंसर देखिए, जिनको से कवि का क्या मतलब है? जिनको से कवि का मतलब है वे लोग जो अपने लक्ष्य को पाते पाते या जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत करी है, बहुत मेहनत की या बहुत परिश्रम किया, पर वो कुछ कारणों से वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। देखो, कवि ने जिनको किसको कहा है, उनको भी प्रणाम करो जो लोग अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत उन्होंने मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, लेकिन कुछ कारणों से वे अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए। ऐसा कवि क्यों कहता है? ऐसा कवि इसलिए कहता है क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में मेहनत करी और उनको ऐसा ना लगे कि हम पीछे रह गए या हम कुछ नहीं कर पाए, तो उनको भी प्रणाम किया करो। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो जिनको कौन लोग हैं? जिनको वो लोग हैं जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए लेकिन मेहनत उन्होंने पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, आह्वान कविता से ली गई पंक्ति बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो का क्या भाव है? तो आह्वान कविता में ये एक पंक्ति है, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। इससे पहले एक पंक्ति आती है, आलस्य छोड़ो कर्महीनता त्यागो। तो ये इसका भाव क्या है? आलस्य छोड़ो, आलस्य छोड़ो कर्महीनता। कर्महीनता का मतलब क्या होता है? यानी कि कुछ ना करने की जो भावना होती है उसको त्याग दो और आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। ठीक है, इसमें कविता में कवि कहना चाहता है कि आपके अंदर अगर कोई आलस रहेगा तो आप मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करना चाहोगे, तो इस चीज को त्याग दो और व्यर्थ मत बैठो। व्यर्थ यानी कि अपने टाइम को वेस्ट मत करो, टाइम है, आगे बढ़ जाओ और ऊंचे चढ़ जाओ, यानी कि कुछ बन जाओ। ठीक है, इसमें यही भाव आपका बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के पठित दोहे के आधार पर लिखिए कि निंदकों की जीवन में क्या महत्ता है। यानी कि कबीर के जो दोहे आपने पढ़े होंगे उसमें निंदक हमारे जीवन में क्या महत्ता रखते हैं, उनके हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसका देखिए आंसर। तो कबीर जी जो है, कबीर ने दो दोहे बताए हैं इसके लिए। पहला दोहा कहता है कि हमेशा देखिए, जैसे कि हमारे पास अगर हमारी आंख में एक घास का तिनका भी लग जाए, घास का एक तिनका भी लग जाए तो भी वो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा क्या करता है, हमें पीड़ा देता है ना। अगर हमारी आंख में घास का तिनका चला जाए तो वो भी हमें पीड़ा देता है। इसीलिए किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज मिल गई है तो उसका घमंड मत करो। इसलिए निंदकों का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पहला जो एक सेंस है उनकी, ये कहती है कि निंदकों का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और वो इसीलिए क्योंकि हम जो हैं, अगर हम घमंड करेंगे, हम ऊपर उठ के वो करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे फिर हमारा नाश निश्चित है। एक तो ये लाइन है उनकी। एक दूसरी जो उनका एक दोहा है वो कहता है कि निंदक जो है वो खुद को कह रहा है, मतलब कि हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदकों का हमारे जीवन में एक महत्व है कि अगर हमारे अंदर घमंड आ जाए तो वो हमें ये समय समय पे बताते रहते हैं कि एक बुराई है, इसको छोड़ दो, वरना तुम्हारा नाश हो जाएगा। और दूसरा ये है कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर कितना भी हमारे पास पैसा आ जाए, कितना भी हमारे पास ज्ञान आ जाए, हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आज कोई छोटा है तो आगे जाके वो मेहनत करे और बड़ा बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए कभी किसी की निंदा मत करो। तो ये जो दो उनकी आप कह सकते हैं लाइंस है वो ये बताती हैं दो हमारे जीवन में निंदक जरूरी क्यों है और हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीर के दोहे में दो हाथ उलीचिए किसके लिए और क्यों कहा है, इसका मैंने आपको ऊपर भी बताया था। दो हाथ उलीचिए यानी कि
कबीर जी कहते हैं, एक एग्जाम्पल देके, जैसे कि अगर नाव में, किसी की नाव में कोई नावक है, ठीक है, यानी नौका चलाता है, अगर उसकी नाव में कोई चीज या फिर सॉरी कोई पानी बहुत ज्यादा घुस जाए, जैसे ये नाव है, ठीक है, मेरी ड्राइंग काफी बुरी है, अब ये नाव है, इसमें अगर यहाँ तक पानी घुस जाए और वो बंदा यहाँ पे है, ठीक है, नाव चलाने वाला, तो वो डूब जाएगा, क्योंकि ये नाव जो है वो इस तरीके से हो जाएगी। आपने वो मूवी तो देखी होगी, वो कौन सी है जिसमें वो पूरी बोट डूब जाती है, काफी फेमस है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो गिर जाती है वो सारी, रोज वाली कौन सी मूवी है, आई डोंट रिमेम्बर, आप बताना कमेंट में। तो उसमें क्या होता है, उसमें पानी भर जाता है समुद्र में, उस नाव में पानी भर जाता है छेद के कारण और वो पूरी डूब जाती है। तो ऐसे ही कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारी नाव में ज्यादा पानी भर जाएगा तो हमें उसको दोनों हाथों से, दो हाथ से हमें उसको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे उसको तो वो पानी हमें ही डुबो देगा। ऐसे ही कबीर जी ने एग्जाम्पल लिया है। फिर ऐसे ही ये कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो पैसा ज्यादा आएगा तो क्या होगा, घमंड भी आएगा, ठीक है, इसीलिए पैसे को जो समझदार व्यक्ति होगा वो दोनों हाथों से दान करेगा, ताकि उसके पास उतना ही रहे जितनी उसको जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज आती है तो उससे हमारे अंदर घमंड आता है और वो हमको ही लेकर डूबती है, ठीक है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में कवि ने किस स्वयंवर की और कैसे चर्चा की है। तो चंद्रगहना से लौटती बेर में आपको कवि जो कवि है वो अपने बताते हैं खेत खलियानों के बारे में, खेत के बारे में बता रहे हैं वो, ठीक है। किसके स्वयंवर की उन्होंने बात की है, इसमें उन्होंने सरसों जो है, सरसों और अलसी, इन दो फसलों की बात की है। सरसों ऐसा लगता है जैसे कि एक सयानी लड़की है, एक सयानी लड़की है जिसने अपने हाथ पीले किए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी शादी के लिए वो तैयार हो गई है। सरसों की जो आप कह सकते हैं, इसको कंपेयर किया गया है एक सयानी लड़की से जो कि तैयार हो गई है अपनी शादी के लिए, उसने अपने हाथ पीले करके वो बैठी हुई है। और अलसी जो है वो बताई गई है कि अलसी कहती है कि जो मुझे छू कर निकल जाएगा या जो मुझे छुएगा मैं उसी को ही पसंद कर लूंगी और इसी से विवाह कर लूंगी। तो आप कह सकते हैं कि इसमें हमारे अलसी के स्वयंवर की बात की गई है। और कैसे चर्चा की गई है वो आपको अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ है, कवि कहते हैं कि अलसी जो है वो इतनी सयानी लग रही है। और इसके स्वयंवर में कौन कौन आया है, एक ठिगना चना भी आया है, ठीक है, एक ठिगना चना भी आया है, ठीक है, जो कि अलसी से विवाह करना चाहता है। तो अलसी जो है वो पूरी तरह से तैयार है और कहती है कि मैं इतनी कोमल हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, जो मुझे छू कर निकल जाएगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। तो इस तरीके से उसमें चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अब यहाँ पर एक काव्यांश लिया गया है। काव्यांश का मतलब क्या होता है, काव्य का अंश, कोई भी एक आपकी कविता है उसका एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, उसके कवि का नाम आपको बताना है और उसके साथ साथ काव्यांश का काव्य सौंदर्य आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होता है ये क्वेश्चन, अब ये वाला हम करके देख लेते हैं। अब ये जो है, घबरा के भागना अलग है और क्षिप्र गति अलग है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। ये जो है ये आपकी कविता है, इसे जगाओ, ठीक है, इसे जगाओ कविता। और ये किसने लिखी है इसे जगाओ कविता, ये आपकी लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने ये कविता लिखी है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है घबरा के भागना अलग है, मतलब कि अगर हम किसी चीज से घबरा गए, हम बहुत लेट किसी काम को करने लगे हैं, मान लीजिए आज मुझे एक काम दिया गया है और मुझे बोला गया है कि मुझे आज शाम तक या मुझे कल तक ये काम चाहिए पूरा, और मैं उसको मैंने पूरा दिन तो अपने मस्ती में मेरा चला गया, मैंने टीवी देखा, कुछ भी किया, ठीक है, ऐसे मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और शाम को मुझे याद आ रहा है कि मुझे ये चीज कंप्लीट करके कल देनी है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं एकदम घबरा के भागूंगी और अपना काम जो है वो जल्दी 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 फिनिश करने की कोशिश करूंगी और वो गलत ही हो जाएगा एंड वक्त पे आके।
क्षिप्र गति क्या होती है? क्षिप्र गति का मतलब होता है अपने काम को जब वो दिया गया है तब उसको क्षिप्र गति से करना, यानी तेजी से करना। एक तो है घबरा के भागकर तेजी से काम करना, एक होता है क्षिप्र गति में, मतलब जिस समय वो दिया गया काम उसी समय उसको करना। तो यहाँ पे बोला है घबरा के भागना अलग है, मतलब कि उस समय से दूसरी समय पे काम करना अलग है, और क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है, क्षिप्र कौन है? क्षिप्र वो होता है जो सही क्षण में सजग है। सजग यानी जाग जाए, सही क्षण में वो अपना काम पूरा कर ले सही समय पे। अब इसमें काव्य सौंदर्य, अब इसमें बोला था कवि का नाम, कवि का नाम है इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, और कविता का नाम है इसे जगाओ। इसमें काव्य सौंदर्य अगर आप लिखने की बात करें तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या क्या चीजें आती है, इसमें कौन कौन से अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है, इसकी भाषा कैसी है, ठीक है, इसमें कोई रस है तो वो बताओ, इसके छंद कौन से हैं वो बताओ। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें देखिए आपका जो छंद है वो आपका पड़ रहा है चौपाई, क्योंकि 4 लाइंस की है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसमें चौपाई छंद है, ठीक है। अगर 2 लाइंस की है तो होता है दोपाई या दोहा, ठीक है। चौपाई यानी कि 4 लाइंस, और एक होता है सोरठा। तो ये सारे आपके छंद होते हैं। छंद में यहाँ पे आप लिखोगे चौपाई है, कोई अलंकार आपको दिख रहा है तो वो अलंकार आप लिख दोगे, ठीक है। भाषा कैसी है, भाषा बिल्कुल सरल भाषा है, ठीक है, और हिंदी भाषा खड़ी बोली इस तरीके से होता है। रस कौन सा है, रस आपका जो है कोई मतलब जैसे रस होते हैं अलग अलग प्रकार के, वीर रस होता है, ठीक है, ममता वाला रस होता है, एक होता है प्रेम वाला रस, इसके अलावा होते हैं आपका वियोग रस, ठीक है, श्रृंगार रस। तो ये सारे अलग अलग रस होते हैं, वो उस तरीके से काव्य सौंदर्य में आपका बेसिकली कि ये जो कविता लिखी गई है वो किस तरीके से उसको सुंदर बनाने की कोशिश की है। तो अलंकार, भाषा, रस, छंद ये कविता को सुंदर बनाते हैं और अच्छा दिखाते हैं। अब अगर अथवा की बात करें तो अथवा में भी सेम आपको इसी तरीके से करना है, या तो आप ये वाला कीजिए, अथवा का मतलब होता है इंग्लिश में और, ठीक है, और तो ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं, मार्क्स दोनों के सेम है। यहाँ पर ये वाली जो है थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाता है कभी कभी, शिकायत न करने वाली मासूम सॉरी गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। तो ये इसके कविता का नाम तो आपको पता ही है, कविता का नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ठीक है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। और इसकी जो कवियत्री है, यानी इसकी जो लिखने वाली है वो कौन है, निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल ने ये कविता लिखी है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। सेम ऐसे ही आपको करना है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 3, जो ये प्रश्न है ये 4 है, इनमें से कोई 3 का आपको उत्तर देना है 25-25 शब्दों में, 6 नंबर के हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो गया। पहला क्वेश्चन है बीती विभावरी जागरी कविता के अनुसार प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कीजिए। यानी बीती विभावरी जागरी कविता में किस तरीके के जो है प्रातःकाल किस तरीके का दिखाया गया है। तो इस कविता में जो प्रातःकाल है इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें मानवीकरण, ठीक है, यमक, रूपक और अनुप्रास अलंकार, इनका प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा बीती विभावरी जागरी में बताया गया है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि उसमें आपका किस तरीके से मानवीकरण का प्रातःकाल का जो सुंदर है सौंदर्य है वो दिखाया गया है। उसमें आपका उषा के बारे में बताया गया है, उषा को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है, ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया था ना पीछे, ये बताया था मैंने आपको, उषा को जो है एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है, आकाश को पनघट के रूप में दिखाया गया है, तारों को घड़े के रूप में दिखाया गया है। तो एक सुंदर भोर के समय पे जो एक सुंदर दृश्य होता है वो सारे दिखाए गए हैं, पक्षियों को चहकते हुए दिखाया। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है इसमें। नेक्स्ट है उनको प्रणाम कविता में कवि ने किन लोगों के साहस की ओर ध्यान दिलाया है। तो उनको प्रणाम कविता में कवि ने क्या क्या चीजें बताई हैं, उनको प्रणाम कविता में यहाँ पर वो चीजें बताई हैं जो लोग हमारे देश के लिए मरे, ठीक है, हमारे देश के लिए जिन्होंने कारावास, कारावास यानी कि जेल में अपना समय बताया, और इसके अलावा उन्होंने अपना पूरा जीवन का अंत ही जेल में कर दिया, कारावास में कर दिया, उनको भी मेरा प्रणाम है।
ठीक है, उनके साहस की ओर वो ध्यान दिलाना चाहते हैं कि उनका साहस देखो कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया हमारे देश के लिए। इसके अलावा वो उनको भी प्रणाम करना चाहते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, जो कुछ नहीं कर पाए। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो कुछ नहीं कर पाए और जो अपने जीवन में मेहनत कर कर मर गए, तो वो उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए, उनके भी साहस की ओर कवि ने ध्यान दिलाया। नेक्स्ट है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर प्रकृति के प्रति मानव की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो आप वैसे भी सोच के लिख सकते हैं, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यानी कि उसमें हमें प्रकृति को किस तरीके से सही रखना है, प्रकृति को कैसे हमें बचा के रखना है, तो उसके प्रति मानव की क्या भूमिका है, मानव की क्या भूमिका हो सकती है। मानव जो है वो प्रकृति में पेड़ों को ना काटे, ठीक है, कूड़े कचरे को अपने इतने ज्यादा ना फैलाए कि प्रकृति में जो है पेड़ पौधे खत्म हो जाए, प्रकृति खत्म हो जाए, सिर्फ कूड़ा कचरा रह जाए, तो ऐसा भी ना करें। इसके अलावा जो नदियां हैं उनको गंदा ना करें, वो अगर साफ रहेंगी तो हमें साफ पानी मिलेगा, ठीक है। और जो बाकी सारी प्रकृति में जितनी भी जैसे पशु पक्षी है, उनके वो क्या होता है, बिजली के तारों में जो है फंसकर वो मर जाते हैं, तो वो चीजें जो है वो हमें थोड़ी कम करनी चाहिए, उससे हम अपनी प्रकृति को बचाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इसका क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है, अपने शब्दों में लिखें। तो चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में जो कवि है उसने हमें हरे भरे खेत बताए हैं, ठीक है। हरे, अभी जो ऊपर हमने अलसी और ठिगना चना और सरसों ये सब पढ़ा था ना, वो है इसमें। तो आपको लिखना है हरे भरे खेत उसने बताए हैं, अलसी के बारे में उसने वर्णन किया है, ठीक है। इसके अलावा उसने चना, जो ठिगना चना है उसका वर्णन किया है, सरसों का वर्णन उसने किया है। तो यही सारी चीजें, इन्हीं सभी चीजों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा कवि जो कहते हैं कि हरे भरे खेत वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, प्राकृतिक दृश्य यही उन्होंने बताए हैं, ठीक है। सरसों जो है ऐसी लगती है जैसे पीली, उसने अपने हाथों पे हल्दी लगाई हुई है, हल्दी लगाकर वो बैठी हुई है, पीले हाथ करके बैठी हुई है। और इसके अलावा जो अलसी है वो बिल्कुल तैयार है अपने विवाह के लिए, वो चाहती है कि कोई ना कोई उसे, जो उसे छू जाए उसी से वो शादी कर ले। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। अगला है आपका, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर 50 शब्दों में लिखना है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें, यानी कि आपको ये करना है या फिर ये करना है। तो इसमें देखिए, बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ के आधार पर बताइए कि मानव की प्रकृति विरोधी कार्य मनुष्य के लिए अहितकारक क्यों है, पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो देखिए, मानव अगर प्रकृति विरोधी कार्य करेगा, प्रकृति विरोधी कार्य क्या होते हैं, जैसे पेड़ों को काटना, ठीक है, पेड़ों को काट देना जो मैंने आपको बताया, और नदियों को दूषित करना, नदियों को दूषित कर देना। इसके अलावा फैक्ट्रीज वगैरह लगा देना, जिससे कि क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा प्रकारों से बढ़ता है, इससे प्रकृति में बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। अब उसको अगर प्रकृति का अगर अहित होगा तो हमारा कैसे अहित हो सकता है। अगर हमारी प्रकृति ही नहीं रहेगी, प्रकृति से आपको पता है हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या मिलती है, सांस। पेड़ हमारे हमको ऑक्सीजन देते हैं, अगर प्रकृति ही नहीं रहेगी, प्रकृति में पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मनुष्य की जो पूरी जाति है वो तबाह हो जाएगी। सबसे पहला तो अहित यही होगा। इसके अलावा हमारी जो जरूरी चीजें हैं वो भी हमें प्रकृति से मिलती हैं, कागज हमें प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जंगलों से हमें पेड़ पौधे फ्रूट्स, मतलब कितनी सारी चीजें ऐसी है, औषधि हमें प्रकृति से मिलती है, वो सब मिलने ही हमें बंद हो जाएंगी। इसके अलावा हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम अपने लेवल पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम जो है पेड़ लगा सकते हैं नए नए, ठीक है, हम दूसरों को पेड़ को काटने से मना कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है अपना जो कूड़ा है उसको हम क्या कर सकते हैं, कूड़े को हम रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। कूड़ा इन द सेंस वो कूड़ा नहीं जो, मतलब जैसे कि आपके जो वेजिटेबल्स का छिलके होते हैं, जैसे सब्जियों के जो छिलके होते हैं, उनको आप खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पेड़ पौधों में डाल दीजिए, उससे फिर वो खाद के रूप में रिसाइकल हो जाएगा, वो भी तो एक वेस्ट ही है, तो उस वेस्ट को बचा सकते हैं हम,
ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने लेवल पे हम कर सकते हैं। इसका आपको मुझे कमेंट में आंसर करना है क्या क्या चीजें और आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजादी कविता के संदर्भ में हमें लिखना है कि आपकी दृष्टि में आजादी का क्या अभिप्राय है। आजादी कविता में बेसिकली यही बताया गया है कि अगर हम कर्तव्य करेंगे, कर्तव्य करने से जो हमें खुशी प्राप्त होगी, जो हमें चीज प्राप्त होगी, वही आजादी है। कर्म करने चाहिए, तो यही हमारा आजादी कविता में बताया गया है। ठीक है। अगर कोई भूखा है, भूखे को रोटी चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे तो कोई भी रोटी नहीं देगा, है ना। इसके अलावा किसी को पानी पीना है तो पानी पीने के लिए रसोई में जाना पड़ेगा, रसोई में जाके हमें पानी लेना पड़ेगा और तब अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। तो ये भी तो एक कर्म ही हुआ, हम उठकर रसोई में गए और पानी लेकर आए। ठीक है। तो भूखे को रोटी, प्यासे को पानी। ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि दर्जी जो है, दर्जी को अगर कपड़ा चाहिए तो उसको पहले उसको सिलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आजादी कविता में बताई गई हैं और इसी को हम आजादी कहते हैं। अगर हम कर्म करते हैं, कर्म पर ध्यान देते हैं, तो वही हमें आजादी दिलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगेन आपको विकल्पों में से सबसे सही विकल्प जो लग रहा है, सबसे सही चॉइस, उसको छांट कर लिखना है। ये छठा क्वेश्चन 6 नंबर का है। अब एक एक मार्क के क्वेश्चन है। बहादुर कहानी की नायिका निर्मला बहादुर के लिए रोटियां बनाना छोड़ देती है। मतलब बहादुर कहानी की जो नायिका है निर्मला, वो बहादुर के लिए रोटियां बनाना क्यों छोड़ती है, किसके कहने पे, वाचक के कहने पे नहीं, पड़ोस की स्त्री के कहने पे, पड़ोस की स्त्री के कहने पे भी आंसर हो जाएगा इसका। वो कहती है कि तुम क्यों इसका, मतलब ये तो घर का नौकर है बहादुर, इसके लिए क्यों रोटियां बना रही हो, ठीक है, इसको रोटियां क्यों खिला रही हो, ये अपने आप बना लेगा। तो यही चीज है, किशोर के कहने पे भी नहीं, रिश्तेदारी के कहने पे भी नहीं। ठीक है। उसके बाद अगला है, लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू का उनके बालों को सहलाना क्या है। मतलब लेखिका जब ठीक नहीं थी, गिल्लू कौन है, गिल्लू एक गिलहरी है, लेखिका की पाली हुई एक गिलहरी है। गिलहरी क्या करती है, उसके बालों को सहलाती है। वो क्या दिखाती है, वो अपनी प्रेम को दिखाती है, प्रेम की उत्कृष्टता को दिखाती है। उसके बाद अगला, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के अनुसार हम किसी को भी अपना कैसे बना सकते हैं। किसी को भी अपना बनाना तो हम कैसे बनाएंगे, भाषा और धर्म के आधार पर नहीं, क्योंकि हम अलग भाषा बोल सकते हैं। अब कोई अगर फॉरेन से है तो हम उसके सामने अगर हिंदी बोलेंगे तो शायद उसको ना समझ आए, तो भाषा और धर्म के आधार पर तो नहीं हो सकता। मानवीय व्यवहार और आचरण के आधार पर, धन संपत्ति के आधार पर भी नहीं बना सकते, प्रलोभन और पक्षपात के आधार पर भी नहीं बना सकते। पक्षपात क्या होता है, किसी भी एक चीज का पक्ष लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मानवीय व्यवहार और आचरण के आधार पर, जो हमारा आचरण है, जैसा हमारा बिहेवियर है, हमारा व्यवहार है, उस तरीके से हम किसी को अपना बना सकते हैं। अगला है, भारतीय महिलाओं ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाई। तो अदम्य साहस, आत्मविश्वास के बल पर, शारीरिक शक्ति और धन के बल पर, सुंदरता और धन के बल पर, पुरुषों और पूर्वजों के बल पर। तो ऐसा तो नहीं है, पुरुष पूर्वज के बल पे भी नहीं बनाई, सुंदरता के ऊपर भी नहीं बनाई, शारीरिक शक्ति के ऊपर या धन के ऊपर भी नहीं बनाई। तो इसका आंसर क्या है, अदम्य साहस, मतलब अपना साहस दिखाया और अपना आत्मविश्वास के बल पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर में क्या होना अनिवार्य होता है। फीचर क्या होता है, आपका जो एक न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में फीचर छपता है। फीचर में आपकी प्रेजेंट की, यानी कि वर्तमान, अतीत और भविष्य, इनमें से कोई भी घटना अगर हुई है तो उस घटना को अपने न्यूज़पेपर में इस तरीके से छापना कि वो देखने में, पढ़ने में बहुत सही लगे, उसी को हम फीचर कहते हैं। इसमें क्या 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 जरूरी है, मतलब फीचर में क्या होना जरूरी है, सूचना का होना जरूरी है, फोटो का होना जरूरी है, स्रोत की जानकारी का होना जरूरी है, या फिर संपादक के विचारों का होना जरूरी है। तो इसमें हमारे पास सूचना का होना जरूरी है। अगर सूचना ही नहीं होगी तो हम फीचर किस तरीके से लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट है, अपना पराया पाठ के अनुसार रक्त की श्वेत कणिकाएं क्या करती है। तो रक्त की श्वेत कणिकाएं, जिसको हम WBC व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, वो हमारे शरीर में क्या करती हैं, निष्क्रिय बनी रहती हैं, यानी नेगेटिव रहती हैं, हमेशा कुछ काम नहीं करती हैं। ठीक है। रोगाणुओं से लड़ती हैं, रोगाणुओं को शरीर से बाहर पहुंचाती हैं, रोगाणुओं का भोजन बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोगाणुओं से लड़ती है, मतलब रोग जो है उससे लड़ने का काम WBC व्हाइट ब्लड सेल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 से 20 शब्दों में आपको आंसर करना है 7 नंबर
का एक क्वेश्चन है, सभी के आपको आंसर करने हैं, एक एक मार्क्स के। अगला है, आपको पहला क्वेश्चन बोला गया है बहादुर वाचक के घर से क्यों भाग गया। तो बहादुर जो है वो वाचक के घर से इसीलिए भागता है क्योंकि उसके ऊपर, पहली बात, लेखक उसकी पिटाई, लेखक का जो बेटा होता है, लेखक का बेटा उसकी पिटाई करता है, ठीक है। उसके बाद मालकिन उसको झिड़कती है, थप्पड़ लगाती है, और अंत में उसके ऊपर उनके घर में एक जो है रिश्तेदार आते हैं, और रिश्तेदार में से जो एक औरत होती है वो कहती है मेरे पर्स में से पैसे चोरी हो गए, और बहादुर के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है चोरी का। तो इसीलिए वो चोरी, अंत में जो चोरी होती है, चोरी का इल्जाम, इसके अलावा जो लेखक की पत्नी होती है वो उसको खाने के लिए भी, मैंने ऊपर बताया आपको, पड़ोसियों के कहने पे वो उसको खाना भी नहीं देती है, अपने आप ही रोटी बनाने के लिए कहती है। तो उस चीज से वो परेशान होकर, चोरी, जब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है तो वो घर से भाग जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, गिल्लू पाठ के आधार पर लिखिए कि उसकी मृत्यु के बाद लेखिका ने अंतिम संस्कार कैसे किया और क्यों। तो गिल्लू, जब गिल्लू की मृत्यु होने वाली होती है तो वो क्या क्या करती है, उसके जो हाथ पैर, पहले तो वो खाना ही छोड़ देती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो एक गिलहरी होती है वो 1 से 2 साल तक ही जी पाती है। तो वो खाना छोड़ देती है, उसको 2-3 साल हो गए थे लेखिका के पास, खाना छोड़ती है वो। इसके अलावा उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, वो आकर जो है लेखिका के पास बैठ जाती है, उसकी एक उंगली पकड़ लेती है, और जब वो लेखिका उसको उतर के देखती है तो वो मर चुकी होती है, मतलब सुबह तक वो मर चुकी होती है भोर होते हुए। तो लेखिका बहुत दुखी होती है और उसका अंतिम संस्कार करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक ने जर्मनी को महान देश क्यों कहा है। तो जर्मनी को महान देश लेखक ने इसीलिए कहा है क्योंकि इस पाठ में हमें मानवता का संदेश मिलता है, मतलब मानवता, ह्यूमैनिटी जो है उसको हमेशा आगे रखना चाहिए किसी भी धर्म या जाति से। तो ये काम जर्मनी बहुत अच्छे से करता है, इसीलिए लेखक कहता है कि मानवता का संदेश देने वाला वो एक देश है, इसीलिए वो एक महान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल को पढ़ाई जारी रखने में क्या बाधा आई, उसने अपनी बाधाएं कैसे दूर की। तो बछेंद्री पाल जो है वो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती थी, लेकिन उनकी पढ़ाई को जारी रखने में कुछ बाधाएं आई। तो वो बाधाएं क्या थी, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चों ने क्या पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, सुखी राजकुमार कहानी के आधार पर गौरैया के चरित्र की 2 विशेषता लिखी। तो सुखी राजकुमार जो है, सुखी राजकुमार क्या था, उसने अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखा था, ठीक है। उसको लगता था कि वो खुश है तो उसकी प्रजा भी खुश है। जब वो मर गया तो उसकी एक जो मूर्ति होती है वो गांव के बीच चौराहे पे लगा दी गई, ठीक है, इस तरीके से। और उसकी मूर्ति में, उसकी तलवार में एक जो है नील, उसकी पहले तो दोनों आंखों में नीलम जड़ा था, ठीक है। उसके अलावा उसकी तलवार में भी कुछ एक बहुत ही ज्यादा महंगा कुछ पदार्थ जड़ा था, जो कि बहुत ज्यादा महंगा था। अब गौरैया जो होती है, गौरैया हमेशा उसके कंधे पे आके बैठ जाती है। तो वहां पर उसके राज्य में जितने भी दुखी लोग होते हैं वो उसको देखते हैं, और गौरैया को वो उस राजकुमार कहता है कि जाओ मेरी आंख में से अब नीलम निकाल के इसको दे दो, जाओ मेरी दूसरी आंख में से नीलम निकाल लो, इसको दे दो, ठीक है। तो वो सारे जो हैं वो इस तरीके से खुश हो जाएंगे, प्रजा उसकी, क्योंकि उसने कभी भी दुख नहीं देखा था अपनी प्रजा के पास आके किस तरीके का दुख होता है। तो गौरैया का अगर हम चरित्र की बात करें तो गौरैया जो थी वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार थी, ठीक है, ईमानदार थी। और दूसरी बात, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब उसके ऊपर, उसके अंदर दया भाव थी, ठीक है। और वो एक हेल्प करने वाली, उसकी एक आप कह सकते हैं हेल्पिंग हैंड उसकी बनी, ठीक है, सहायक हाथ उसका बना सुखी राजकुमार का। अब अगला क्वेश्चन है, सॉरी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के आधार पर आपको बताना नाखून का बढ़ना और नाखून का काटना, इन दोनों में किसे अच्छा मानते हैं और क्यों। तो नाखून का बढ़ना ज्यादा अच्छा है या नाखून का काटना। तो हमारे इसमें नाखून का काटना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे नाखून बढ़ेंगे, नाखून तो मरने के बाद भी बढ़ते हैं, अगर हम नाखून को काटेंगे नहीं तो उसमें गंदगी हो जाएगी, और गंदगी अगर हो गई तो फिर हम बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए नाखून का काटना ज्यादा अच्छा है। शतरंज के खिलाड़ी पाठ में लेखक ने गुलाम बनने वाली किन स्थितियों का चित्रण किया है। तो शतरंज के खिलाड़ी, ये एक
या की कहानी के तौर पे बताई गई है, पूरी एक स्टोरी के तौर पे। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है, दो दोस्त होते हैं जिनको शतरंज खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है, और वो जो है राजा के साथ शतरंज खेलते हैं। उसमें गुलाम किस चीज में, किन स्थितियों में बनता है इंसान गुलाम, तभी बनता है जब वो अपने काम को सही उस पे ना करे। ठीक है, और इसके अलावा वो अपने आप कह सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव से ज्यादा वो दूसरे के उस पर ध्यान दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक गद्यांश दिया जाएगा 8वें क्वेश्चन में, 5 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें कि आपको ये वाला जो है एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, और ये भी 2 नंबर का है। तो इसमें आपको ये पूरा पढ़ना है अच्छी तरह से, और फिर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है गद्यांश। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना है, ये मत पढ़ना गद्यांश, पहले आप क्वेश्चन पढ़ना। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है इसमें हमें। विलासी जीवन क्या है, विलासी जीवन का आधार क्या है। व्यक्तिगत वीरता का क्या आशय, व्यक्तिगत वीरता कब सार्थक मानी जाती है। तो अर्थात विलासी जीवन झूठी शानो शौकत के बल पर चलता है, यदि शानो शौकत पर कहीं से आँच आती है तो बर्दाश्त नहीं हो पाता। व्यक्तिगत वीरता जाग उठती है, लेकिन वह व्यक्तिगत वीरता किस काम की जो देश के काम न आए और आत्मघाती बन जाए। मिर्जा के व्यवहार को इसी आधार पर देखा जा सकता है। वस्तुतः इस शानो शौकत के मूल में ही कायरता है। तो ये जो है ये इस चैप्टर से लिया गया है, शतरंज के खिलाड़ी। तो इसमें चैप्टर का नाम है शतरंज के खिलाड़ी, और जो इसके लेखक का नाम है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन का एक का आंसर बता दिया, आधे मार्क्स का, आधे मार्क्स का आपको मुझे बताना है। अब अगला है विलासी जीवन क्या है। तो यहाँ पर देखिए विलासी जीवन के बारे में बताया गया है। विलासी जीवन झूठी शानो शौकत के बल पर चलता है। विलासी जीवन का आधार क्या है। विलासी जीवन होता क्या है, विलासी जीवन का मतलब है ऐसी लाइफ जीना जो कि मतलब बहुत ज्यादा अच्छी दिखे। ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे पास सब कुछ हो, वो है एक विलासी जीवन, लग्जूरियस लाइफ जीना। विलासी जीवन का आधार होता है शानो शौकत, हमारे जो शानो शौकत है हमारे पास वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है विलासी जीवन का आधार। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें, पहले तो आपको लिखना है विलासी जीवन क्या है। तो विलासी जीवन वह जीवन है जिसमें कि हमें किसी और चीज की आवश्यकता ना हो, हमारे पास सब कुछ हो। विलासी जीवन का आधार क्या है, विलासी जीवन झूठी शानो शौकत के बल पर चलता है, यदि इस शानो शौकत पर कहीं भी आ जाए तो बर्दाश्त नहीं हो पाता। अब अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत वीरता का क्या आशय है। तो व्यक्तिगत वीरता यानी कि खुद में, व्यक्तिगत क्या होता है, पर्सनल वीरता। वीरता क्या होती है, वीरता का मतलब है अपने आप एक तरह से वीर बन जाना, किसी भी चीज से ना डरना, हमेशा हर चीज के लिए आवाज उठाना। तो व्यक्तिगत वीरता यानी कि खुद के लिए बस वीर होना, अब दूसरों के किसी काम ना आना। व्यक्तिगत वीरता कब सार्थक मानी जाती है, तभी सार्थक मानी जाती है जब वो देश के काम आए और आत्मघाती ना बने। ठीक है, तो यही होती है आपकी व्यक्तिगत वीरता। अब इसमें अथवा दिया गया है, इसका मतलब या तो आप ये वाला कर लीजिए ऊपर वाला, या फिर आप नीचे वाला ये कर लीजिए। इसमें भी आपको सेम ऐसी पाठ का और लेखक का नाम बताना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कुछ 4 क्वेश्चन आपको करने हैं 20-20 शब्दों में। ठीक है, 8 नंबर का ये है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए, गिल्लू का महादेवी से अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा अधिक लगाव का होना किन बातों से पता चलता है। मतलब गिल्लू जो गिलहरी है वो महादेवी वर्मा उसको इतना ज्यादा प्यार क्यों करती थी, दूसरे पशु पक्षियों से क्यों नहीं करती थी, और ऐसा हमें कैसे पता चलता है कि वो ज्यादा लगाव उसी से करती थी। तो गिल्लू जब बीमार पड़ता है तो महादेवी जो है, मतलब जो लेखिका है, वो उसी के पास रहती है। ठीक है, और इसके अलावा वो मतलब जब क्या क्या होता है कि साल में एक बार है ना गिलहरियों को बाहर निकलने देना चाहिए, मतलब वो रहती तो बाहर ही है, लेकिन गिल्लू को बाहर निकलने का इतना वो नहीं था, तो वो खिड़की पे बैठा होता है और वो देख रहा होता है दूसरी जो गिलहरियां होती हैं वो इधर उधर जो आवाजें कर रही होती हैं। तो महादेवी वर्मा क्या करती है, वो खिड़की खोल देती है और उसको बाहर भेज देती है। तो महादेवी को ये लगता है कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन गिल्लू जो है खेलने के बाद वापस आ जाता है। तो ये चीज उसको दिखाती है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, इसलिए महादेवी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब अगला है रॉबर्ट नर्सिंग होम पार्ट में जादू की पुड़िया किसे कहा गया है और क्यों। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम पार्ट में जादू की पुड़िया आपका मदर मार्गरेट को कहा गया है, मदर मार्गरेट को कहा गया है जादू की पुड़िया।
ठीक है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो किसी मतलब कोई भी उस नर्सिंग होम में जाता था, दर्द में अगर कोई भी व्यक्ति होता था तो वो उनको पल भर में ही ठीक कर देती थी, इसलिए उसको जादू की पुड़िया कहा जाता है। मतलब उनको ऐसी दवाई देती थी या इस तरीके से प्यार भरी बातें करती थी उनके साथ कि वो जो दर्द में इंसान होता था वो बिल्कुल ठीक हो जाता था, दर्द की जो उसकी पीड़ा होती थी वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी, ठीक है, वो भूल जाता था। अगला क्वेश्चन, कल्पना चावला का जन्म किस राज्य और परिवार में हुआ था? अध्ययन के समय उसकी रुचि अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति क्यों हो गई? तो कल्पना चावला का जन्म जो है वो करनाल में हरियाणा में हुआ था, ठीक है, हरियाणा का एक क्षेत्र है करनाल, उसमें कल्पना चावला का जन्म हुआ था। और किस परिवार में हुआ था? एक मध्यम वर्गीय परिवार में उसका जन्म हुआ था। अध्ययन के समय उसकी रुचि अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति क्यों हो गई? वो अपने मतलब उसकी रुचि पहले से ही विज्ञान की तरफ थी, ठीक है, विज्ञान की तरफ उसकी रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही। और अंतरिक्ष विज्ञान में उसकी रुचि हुई 8वीं के बाद, ठीक है, 8वीं के बाद उसकी रुचि अंतरिक्ष विज्ञान में हुई जब उन्होंने जहांगीर रतनजी दादा भाई, जिसको हम JRD टाटा बोलते हैं, जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा, जो कि क्या थे? विमान चालक भी थे, ठीक है, विमान चालक भी थे और उद्योगपति भी थे। तो उनको उन्होंने अपनी प्रेरणा बना लिया कल्पना चावला ने, और इसीलिए वो एक मतलब अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी रुचि हो गई। नेक्स्ट है, इंट्रो किसे कहते हैं? अखबार में इंट्रो का क्या महत्व है? अब कोई भी आप अखबार पढ़ रहे हैं तो ऊपर आपको हेडलाइन में दिख जाता है कि क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं, और नीचे उसके बाद आपको फर्स्ट पेज पे बेसिकली आपको अखबार के अंदर क्या है वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इसी को हम इंट्रो बोलते हैं। इंट्रो यानी कि बड़ी मतलब अंदर में क्या है उसका हमें बाहर ही पता चल जाना, उसके हमें उसी से पता चल जाना, लाइन से ही पता चल जाना कि उसमें अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, इसी को हम इंट्रो बोलते हैं। अखबार में इंट्रो का क्या महत्व है? अखबार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पढ़ने का इतना समय नहीं होता है अखबार को, तो वो क्या करते हैं, इंट्रो से देखकर पता लगाते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होगा, इस न्यूज के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है। तो इंट्रो से उसका जो समय है वो बच जाता है, ठीक है, समय बच जाता है, और दूसरा वो उसको और रुचि के साथ न्यूज को पढ़ सकता है। अगला है, सुखी राजकुमार पाठ के आधार पर लिखे कि मेयर के स्वार्थी होने का ज्ञान किन बातों से होता है? तो मेयर स्वार्थी क्यों होता है? मेयर चाहता है कि जो राजकुमार के, मैंने आपको बताया नीलम है उसकी आंखों में, और जो उसके तलवार के उसमें जो पदार्थ है प्रेशियस, ठीक है, वो उसको निकलवाना चाहता है, और वो चाहता है वो उसे मिल जाए, इसलिए वो अपने स्वार्थ का जो है दर्शन दर्शन सबको करवाता है, इसलिए वो स्वार्थी है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये आता है आपके, इनमें से कोई भी 3 के आंसर करने हैं। 9 क्वेश्चन, 9 नंबर का है, 3-3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है, फीचर किसे कहते हैं? तो फीचर क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको बताया, कोई भी घटना, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे वो पास्ट की हो, और जो बेसिकली दैनिक घटनाएं होती है, चाहे वो प्रेजेंट में हुई हो चाहे वो पास्ट में हुई हो, उनको दिखाना ही फीचर होता है। फीचर के कई भेद हो सकते हैं, समाचार में भी फीचर लिखा जाता है, मैगजीन में भी फीचर होते हैं, ठीक है, मैगजीन में भी फीचर होते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले तो फीचर जो है वो इस तरीके का होना चाहिए जो श्रोता को पढ़े तो उसे समझ में आए, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, ठीक है, भाषा सरल हो, ठीक है, समझ में आना चाहिए। इसके अलावा उसकी मतलब अतीत का है, कहाँ का है, क्या वर्तमान का है, इस तरीके से उसे उसमें पता चलना चाहिए, ठीक है, महत्वपूर्ण घटना के बारे में उसमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं उसकी। नेक्स्ट है, भारत की बहादुर बेटियां पाठ के आधार पर देश को गौरव दिलाने वाली 3 महिलाओं के नाम और कार्यक्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो पहली है आपकी कल्पना चावला, ठीक है, कल्पना चावला, जो कि कहाँ जिनका कार्य क्षेत्र क्या है, वो एक अंतरिक्ष यात्री थी, अंतरिक्ष यात्री थी। इसके अलावा इसमें हमारे मदर टेरेसा की भी बात की गई है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में एक और की बात की है जो मुझे आप कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, गिल्लू किन क्रियाओं से लेखिका का ध्यान आकृष्ट करता था और क्यों? गिल्लू किस तरीके से, इसमें आपको बताना है, लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचता था। नेक्स्ट है, बहादुर कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है?
बहादुर जैसे घरेलू नौकरों के प्रति आप कैसा व्यवहार करना चाहेंगे? तो बहादुर कहानी में ये बताता है कि नौकर जो होते हैं, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, उनको आखिरकार नौकर ही समझा जाता है। ठीक है, उसकी पत्नी और उसके बच्चा जो होता है वो भी उसको परेशान करता है, बहादुर को पीटता भी है। और जरा सा भी मतलब हर कोई ये चाहता है कि बहादुर उनका काम पहले करे। ठीक है, उनकी पत्नी जो होती है वो उनको उसको रोटी भी नहीं देती है, रोटी भी देना बंद कर देती है। और भी बहुत सारी उसके साथ ज्यादती होती हैं। ठीक है, बहादुर खुद अपनी रोटी बनाता है, रोटी उससे बनती नहीं है। और पहले उसने कभी भी घर में काम नहीं किया था, अब उसे इतना सारा काम एक साथ करना पड़ रहा था। वो बहुत मतलब मेहनती था। ठीक है, और इसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में जो उसके बहादुर होता है वो सिर्फ मजबूरी में ये काम करता है। मजबूरी बहादुर की कोई भी नहीं समझ पाता है। ठीक है, और लेखक भी उस पर कई बार गुस्सा कर देता है। तो बहादुर जैसे घरेलू नौकर जो होते हैं उसके प्रति हमेशा हमें सही व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वो भी एक मानव है, वो भी एक मानव है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं और से किसी और दुनिया से उठ के आ गए। वो भी एक इंसान है, उनके साथ भी अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो शायद उन्हें और अच्छा लगे। ठीक है, जो उनके साथ जाती होती हैं उनको नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होगी। अब अगला है आपका एक काव्यांश दिया गया है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपका पूरा काव्यांश है, नीचे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस कविता में किस बात का चित्रण है? थाली की ओर कब झुका जाता है? उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति और चापलूस के झुकने में क्या अंतर होता है? आदमी चापलूस क्यों होता है? झुकने को अवगुण कब माना जाता है? तो ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था? इस कविता में किस बात का चित्रण है? तो देखिए, दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। रोटी का कोर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ। अपनी थाली पर जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ। झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने, जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आंखें। झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्द और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूँ जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ता है। यह कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों की या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता। कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं। तो इसमें हमें किस बात का चित्रण दिया गया है कि हमें भी किसी भी के समय आगे भी झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, झुकने के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। झुकने का मतलब ये है कि अगर हम चापलूस बनकर रहेंगे, दूसरों के सामने या शक्तिशाली इंसान के सामने झुकेंगे तो हमेशा हमें दबाता ही जाएगा। इसलिए किसी के सामने भी नहीं झुकना चाहिए। झुकना चाहिए तो अपनी रोटी को अपने मुंह तक देने के लिए झुकना चाहिए। ठीक है, पढ़ने के लिए आंखें जब झुकती हैं वो झुकनी चाहिए। तो किसी के सामने ताकत हो चाहे अधीनता हो, किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। अगला है थाली की ओर कब झुका जाता है? तो थाली की ओर कब झुका जाता है ये आपको इसमें मिलेगा। रोटी का कोड़ तोड़ने के लिए और खाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? रोटी का कोड़ तोड़ने के लिए और खाने के लिए थाली की ओर झुका जाता है। ये आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। अगला है एक सामान्य व्यक्ति और चापलूस के झुकने में क्या अंतर होता है? एक सामान्य व्यक्ति या तो अपनी रोटी को तोड़ने के लिए, खाने के लिए या किताबों को पढ़ने के लिए मतलब अपनी मर्जी से झुकता है। ठीक है, अपनी मर्जी से झुकता है। लेकिन जो एक चापलूस व्यक्ति होता है वो शक्तिशाली व्यक्ति के सामने अपनी मर्जी से नहीं झुकता है, वो चापलूसी करने के लिए झुकता है। ठीक है, उसको झुकाया जाता है, ये अंतर होता है। आदमी चापलूस क्यों होता है? आदमी चापलूस इसीलिए होता है क्योंकि वो लज्जित या अपमानित होता है। ठीक है, उसकी आत्मा झुकती है, चापलूस की आत्मा झुकती है शक्तिशाली आदमी के सामने। वो इसलिए चापलूस होता है ताकि उसको उस शक्तिशाली आदमी से कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ मिल जाए। झुकने को अवगुण कब माना जाता है? झुकने को अवगुण तभी माना जाता है जब आप वो काम अपनी मर्जी से नहीं कर। अवगुण का क्या मतलब है? गलत। गलत कब माना जाता है? जब आप अपनी मर्जी से ना करके किसी के दबाव में कर रहे हैं। अगला है आपका अगेन गद्यांश आपको पढ़ना है और फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 नंबर का है ये, ऐसे ही आपको करना है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। गांधी जी को महामानव क्यों कहा गया है? तो ये देखिए, गांधी जी मानव नहीं महामानव थे। उन्होंने भारत को न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाई वरन जीवन में व्याप्त समस्त अमानवीय तत्वों से मुक्ति पाने का महामंत्र प्रदान किया। तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का यानी क का आंसर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है।
तो वो महान मानव क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भारत को न केवल स्वाधीनता दिलाई बल्कि मुक्ति पाने में भी इंसान को मदद की। नेक्स्ट है, हिंसा के दमन की प्रेरणा देने में गांधी जी की तुलना किनसे की गई है? तो सत्य, अहिंसा और त्याग की त्रिवेणी प्रवाहित करके उन्होंने विश्व में सुख, शांति और संपन्नता का मार्ग दिया। भगवान बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह की भांति उन्होंने आधुनिक विश्व में अहिंसा द्वारा हिंसा की दमन की शक्ति और प्रेरणा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह की भांति, यानी इनसे उसकी तुलना करी गई है गांधी जी की। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी सार्थक जीवन की आधारशिला किसे मानते थे? तो सार्थक जीवन की आधारशिला वे मानते थे, ये देखिए यहाँ पर, महान संतों की भांति नैतिकता, सदाचार, ईश्वर के प्रति आस्था, ये जो है वो मानते थे कि ये सार्थक जीवन की आधारशिला है। सर्वोदय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो सर्वोदय आंदोलन क्या है? यहाँ पर देखिए, सर्वोदय आंदोलन के द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति और सुख शांति के द्वार खोल दिए जाते हैं। अब इसका एक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? इस वाले क्वेश्चन को, सर्वोदय आंदोलन वाले को आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसका एक उपयुक्त शीर्षक ये हो सकता है कि गांधी जी के बारे में है ये, तो गांधी जी, ठीक है, गांधी जी आप भी लिख सकते हैं। शीर्षक का मतलब आपने इससे क्या समझा, इसमें किस बारे में बताया गया है। अब आ गए आपके 13 क्वेश्चन में, यह पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जिस तरीके से जो आंसर क्वेश्चन बोला है वही आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे किसी भी एक का हमें विग्रह करके समास का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे जलधर है, जल जमा धर या धारा, धर या धारा, ऐसे आपको तोड़ना पड़ेगा इसको। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। पहला पद इसमें जो है प्रधान है और दूसरा पद गौण है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। अगला है रोगग्रस्त, रोगग्रस्त रोगों से ग्रस्त, या रोग जमा ग्रस्त, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें आपका द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, करना आपको कोई एक है, मैं दोनों करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही पद प्रधान है, रोग का भी एक मतलब बनता है और ग्रस्त का भी एक मतलब बनता है। अब आप करने हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, पहला है चिकित्सालय और दूसरा है प्रत्युत्तर, इसमें दोनों का ही आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, पहला है आपका चिकित्सालय, तो चिकित्सालय, चिकित्सा, संधि विच्छेद में क्या करना होता है, मतलब ये जो शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना है? चिकित्सा जमा आल्य, चिकित्सालय। उसके बाद प्रत्युत्तर, प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर हो जाएगा। अब अगला है सु और अति उपसर्ग से एक एक शब्द बनाना है। तो सु से, तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है। तो सु से हम बना सकते हैं सुगम, सुशील, पर ऐसा होना चाहिए जो पीछे भी जो हम लिख रहे हैं ना उसका मतलब, ठीक है, जैसे गम, गम का एक मतलब बनता है, और सुशील, शील का भी मतलब है। ठीक है, इसके अलावा सुलभ, और इसके अलावा सुयोग्य, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। अति, अति का मतलब होता है कुछ भी चीज एक्स्ट्रा, मतलब काम से ज्यादा हो जाना, तो अति शीघ्र, ठीक है, या अति चार, अतिचार, अतिशय। अब है आ प्रत्यय से आपको एक शब्द बनाना है, आ प्रत्यय। तो आ प्रत्यय से एक शब्द क्या हो जाएगा? घेरा, घेर जमा आ, ठीक है, छापा, छाता, तो ये आ प्रत्यय से बने हैं। भूखा, उतारा, ये। अनीय, अनीय प्रत्यय से एक शब्द बनाना है, तो स्मरणीय, स्मरणीय, अणीय लग रहा है ना, स्मरण जमा अणीय, स्मरणीय। दयनीय, दयनीय, दया जमा अनीय, और इसके अलावा रमणीय, रमणीय, ठीक है। अब आपको सरल वाक्य में बदलना है। अगला है वहां जाना और वहां से लौट आना कठिन काम है, वहां जाना और वहां से लौट आना कठिन काम है। तो इसको आपको एक सरल वाक्य बनाना है, और हटा के, मतलब इसको ऐसा बनाना है कि वो एकदम में पढ़ा जाए। तो वहां जाकर, वहां हमको एक ही बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां जाकर लौट आना कठिन काम है, ये आपका बन जाएगा पूरा। अगला है रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है।
जिन्होंने वीरता दिखाई उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो ये एक मिश्र वाक्य है। रचना के आधार पर आपके जो है वाक्य भेद होते हैं, जैसे सरल वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तो इसमें हमें मिश्र वाक्य है ये, जिसमें भी आपको जो, जिन्होंने, उन्होंने, ये इस तरीके के वाक्य दिखाई दें, इस तरीके के शब्द, तो उसमें मिश्र वाक्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का अगला पार्ट है। आपको यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है। जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका अनादि ना हो, जिसका आदि ना हो अनादि, जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय, स्मरणीय। नेक्स्ट है किसी एक के दो पर्यायवाची लिखने, मतलब दो शब्द है, किसी एक का लिखना है। मृत्यु, मृत्यु का पर्यायवाची होता है मरण, ठीक है। देहांत, मैं आपको मतलब बहुत से बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। इंतकाल, ठीक है। और मरना, मरना तो नहीं, खैर अंत, अंत भी हो सकता है। अब सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य के भी बहुत से हैं। सूर्य का एक है रवि, ठीक है। दिनकर, दिवाकर, सूरज, तो ये सारे आपके सूर्य के पर्यायवाची। अब आपको किसी एक मुहावरे का वाक्य में भी प्रयोग करना है, या तो ये वाला या तो ये वाला। जले पर नमक छिड़कना, यानी कि कोई दुखी है, दुखी को और दुखी करना, दुखी को और दुखी करना, जले पर नमक छिड़कना। अब जैसे कि उसने मेरे जले पर नमक छिड़क दिया, ये वाक्य में आपको बनाकर बताना है। अब ऐसे आप मुझे बताइए, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, इसको आपको वाक्य में प्रयोग करके इसका अर्थ भी बताना है मुझे, ठीक है। कमेंट में आप बताइए। अगला है वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है। मैं उसको देखा तो रो पड़ा, मैं उसको देखा तो रो पड़ा, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। मैं उसको देखकर, मैं उसको देखकर रो पड़ा, ठीक है। अब अगला है 14 क्वेश्चन है। गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखना है आपको, मतलब ये पूरा आपको पढ़ना है। सार लेखन 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको सार लिखने के लिए पहले इसको आप पूरा पढ़िए, ठीक है। पहले आप इसको पूरा पढ़िए। अब इसमें से आपको सार लिखना है, समरी लिखनी है, मतलब इसमें आपको क्या समझ आया 1/3 शब्दों में। अब जैसे ये पूरी अगर 10 लाइन है ना, इसका 1/3 करना है, मतलब ये आपको 4 से 5 लाइन्स में खत्म कर देना है, मतलब मैक्सिमम 4 लाइन लिख देना और वो पूरा हो जाएगा इसका सार, ठीक है। जैसे शरीर को भोजन देने से यह क्रियाशील रहता है, उसी प्रकार मस्तिष्क को अच्छी पुस्तकों से संबंधित रखने पर यह गतिशील और क्रियाशील रहता है। हमें शुद्ध ज्ञान और नवीन विचारों का भंडार। तो इसमें हमें सबसे पहले शीर्षक निकालना पड़ेगा। इसमें शीर्षक आप निकाल सकते हैं कि अच्छी पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें, ठीक है। ये आपका शीर्षक हो गया। इसके बाद इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन लिख दीजिए, और लास्ट में ज्ञान का भंडार से लेके यहाँ तक एक लाइन लिख दीजिए। दैट्स इट, आपका हो जाएगा पूरा 5 नंबर का, ठीक है। तो इसमें आपको यही आपका सार लिखना होता है। जिन बच्चों को ना समझ आए, अगर किसी को समझ आ रहा है तो पूरा क्या आपने समझा वो आपको लिखना पड़ेगा। जिनको नहीं समझ आ रहा है उसको ऐसे का ऐसा उठा कर लिख दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन 5 नंबर का। अगेन इसमें आपको एक पत्र लिखना होता है। ये पत्र क्या है, आपके घर की बिजली का बिल आप 2 महीनों में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो बिजली का मीटर आपका जो खराब हो गया है उसकी सूचना देते हुए उसे बदलवाने के लिए बिजली बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। या फिर आप एक पत्र लिख सकते हैं विद्यालय के वार्षिकोत्सव में अभिनीत नाटक में भाग लेने के लिए प्राप्त प्रशंसा का विवरण देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो आप या तो ये लिखिए या तो ये। मैं यहाँ पर ये वाला आपको करवा देती हूँ क्योंकि एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है। ये फॉर्मल लेटर मैं आपको करवा देती हूँ। ये देखिए, जैसे सेवा में आपको सबसे पहले यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस लिखना पड़ेगा जिसको भी आप भेज रहे हैं। रिसीवर का एड्रेस यहाँ पर आएगा फॉर्मल लेटर में, हमेशा सेंडर का एड्रेस नहीं आता है। सेंडर का एड्रेस यानी जो भेज रहा है उसका एड्रेस आएगा हमेशा इनफॉर्मल लेटर में, जो आपको भाई वाई को लिखना होता है, जो सेकंड लेटर है। उसके बाद आपकी डेट आएगी एक लाइन छोड़ के, उसके बाद विषय आएगा, ठीक है। ये विषय है आपका बिजली मीटर खराब होने पर। महोदय, एक लाइन छोड़ के महोदय। उसके बाद आपको लिखना है आपको सूचित किया जाता है मेरा बिजली मीटर संख्या ये, मतलब ये जो अंदर का कंटेंट है ये आपको खुद लिखना है, आपको सोच के फॉर्मेट यही रहेगा।
ये कंटेंट आपको बस खुद को सोच के लिखना है कि मेरा ये बिजली का बिल मीटर संख्या ये है, मेरी उपभोक्ता संख्या ये है, मेरे मकान में जो है बिजली करीबन 2 महीने से खराब है, या 2 महीने से मेरा जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी तरीके से मैं भुगतान नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस बिजली का जो बिल है, ये मीटर है, उसको ठीक कीजिए, उसको जल्द से जल्द जो है बदलने की कृपा कीजिए, मेरे जो बिल है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। उसके बाद लाइन छोड़नी है, आपका विश्वासी लिखना है, फिर लाइन छोड़ के अपना नाम वगैरह आप लिख सकते हैं, एड्रेस लिख लीजिए और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। दैट्स इट, आपका ये जो लेटर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लेटर लिखना है। अगर हम बात करें आपको इस वाले लेटर की, तो भाई को लिखना है, तो सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, मतलब कोई भी आपका एड्रेस जो भी आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर सेंडर का एड्रेस आ जाएगा। अगर सेंडर का एड्रेस आपके उसमें नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में नहीं लिखा जैसे, ठीक है, तो आप लिख दीजिए XYZ कॉलोनी, ठीक है, नई दिल्ली। उसके बाद एक लाइन छोड़िए, उसके बाद आपका रिसीवर का एड्रेस जहाँ पर भी वो रहता है, ये हॉस्टल, ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। डेट वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है उसमें, विषय भी मत लिखिएगा, ठीक है, और सीधा आपको लिखना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। मैं जो हूँ इसमें नवनीत जो भी आपका है इसमें मैं सिलेक्ट हो गया हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिल रही है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। उसके बाद नीचे लिख देना तुम्हारा तुम्हारा बड़ा भाई, और उसका नाम लिख देना सुमित उमित जो भी इसका नाम है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा झंझट नहीं पालनी होती, फॉर्मल में आपको थोड़ी झंझट है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, फिर दिनांक मतलब डेट लिखनी है, फिर विषय लिखना है, फिर महोदय लिखना है, फिर उसके बाद आपका अंदर का कंटेंट, और फिर उसके बाद लाइन छोड़ के आपका विश्वासी नाम वगैरह वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें इसमें इस वाले में आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना, भाई वगैरह को लिख रहे हो, पिता को लिख रहे हो, मित्र को लिख रहे हो, या किसी रिश्तेदार को लिख रहे हो, तो कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी एक विषय पे आपको लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है, 10 नंबर का है। तो कोई भी एक विषय ले लीजिए, जैसे कर्म ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है, समाचार पत्र के ऊपर, या किसी खेल की आंखों देखे वर्णन, लोकतंत्र में चुनावों का महत्व है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो विषय लिया है वो समाचार पत्र के ऊपर लिया है। तो समाचार पत्र के ऊपर जो ये विषय है, कलर चेंज कर देते हैं, यस। तो समाचार पत्र के जो है विज्ञापन क्या है, विज्ञापन क्यों जरूरी है, वो हमारे लिए क्या वो काम करता है, तो वो उसके लिए पहले प्रस्तावना लिखनी पड़ेगी, समाचार पत्र क्यों जरूरी है वो लिखना पड़ेगा, समाचार पत्र क्या होता है, और लास्ट में आपको जो है विज्ञापन के बारे में क्या होता है, विज्ञापन में क्यों जरूरी है, निष्कर्ष पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 मार्क्स का, और इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपने विचार लिखने हैं इसमें, आप क्या समझ पा रहे हैं निबंध में। ठीक है, निबंध में आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना होता है कि आप पूरे उसमें उस टॉपिक के बारे में क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें पूछी आपसे गई हैं, जैसे लाभ और हानियां दोनों पूछी गई हैं, वो लाभ और हानियां बताएंगे आप, और इसके अलावा उन लाभ और हानियों से मनुष्य को क्या जो है लाभ मिलता है, क्या हानियां मिलती है। समाचार पत्र अगर हम पढ़ेंगे तो हम जो है अच्छे रहेंगे, विज्ञापनों से हमें कई लाभ मिलते हैं, विज्ञापनों से हमें कई बार जानकारियां भी मिल जाती हैं। तो ये थी आपके पूरे क्वेश्चन पेपर की वीडियो, और ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको समझा दिया है, ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सारा आपको समझा दिया है कि किस तरीके का पेपर आएगा, कैसे आपको सॉल्व करना है इसका पूरा पेपर। एंड यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो हो जाती है एंड। आई होप आपको पूरा पेपर समझ आ गया हो, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे नंबर से पास होंगे और हिंदी का पेपर बहुत अच्छे तरीके से करके आएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं और आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाने में मदद करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।